नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन दिन के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। ग्लोबल सेंटिमेंट में सुधार के चलते निफ्टी 25,200 के ऊपर टिक पाया और सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 82,327 पर बंद हुआ। शुरुआत में अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन की खबरों से दबाव दिखा, लेकिन बाद में भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदों और व्यापार प्रतिनिधि मंडल की अमेरिका यात्रा की खबरों ने बाजार का मूड बदल दिया। बैंकिंग और मिड कैप शेयरों ने बाजार को संभाला, खासकर मिड कैप इंडेक्स में मजबूती रही, जिससे गिरावट सीमित रही और निवेशकों का भरोसा लौटा। ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिली क्योंकि वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा मजबूत रहा। बजाज ऑटो ने अक्टूबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का ईवी मार्केट शेयर बढ़कर 3.2% हो गया और उसने 11,418 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचकर अब तक का मासिक रिकॉर्ड बना दिया। ईवी मार्केट में टीवीएस मोटर दूसरे और एथर एनर्जी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं ओला इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी घटकर 11.3% रह गई, जिससे ईवी सेगमेंट में मुकाबला और दिलचस्प हो गया। पावर शेयरों में खरीदारी देखी गई। टोरेंट पावर करीब 3% चढ़ा। बिजली बिल के नए ड्राफ्ट ने सेक्टर के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव कर दिया। सोमवार को बीएसई लिमिटेड के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि फिलहाल साप्ताहिक ऑप्शन एक्सपायरी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट लौटा। सेबी फिलहाल डेरिवेटिव डेटा की समीक्षा कर रहा है और तब तक कोई नया बदलाव लागू नहीं करेगा जब तक असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न नहीं दिखता। इससे एक्सचेंज और ब्रोकरेज शेयरों जैसे बीएसई और एमसीएक्स में खरीदारी बढ़ी। हॉस्पिटल शेयरों में भी चमक दिखी। फोर्टिस हेल्थकेयर में 3% की बढ़त हुई और अक्टूबर में अब तक 13% की तेजी दर्ज की गई। इंश्योरेंस सेक्टर भी एक्टिव रहा। मैक्स फाइनेंशियल टॉप गेनर रहा और अन्य बीमा कंपनियों में भी तेजी आई। बैंक ऑफ अमेरिका ने सोने और चांदी के लिए बुलिश आउटलुक जारी किया है। बैंक का अनुमान है कि अगले साल गोल्ड $5,000 प्रति आउंस और सिल्वर $65 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। अगर यह अनुमान सही बैठता है तो भारत में सोने की कीमत लगभग 15,000 रुपये प्रति ग्राम तक जा सकती है। बैंक का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती, जियोपॉलिटिकल टेंशन और केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी इस तेजी को सपोर्ट करेगी। मिड कैप शेयरों में केफिन टेक्नोलॉजी 7% उछला। एक ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद ये मिड कैप इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। अडानी पोर्ट्स में निवेशकों की जोरदार खरीदारी दिखी और ये निफ्टी का टॉप गेनर बना। शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया 4% टूटा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर केस की सुनवाई 27 अक्टूबर तक टाल दी। नई याचिका में कंपनी ने 2016-17 के लिए 5,606 करोड़ रुपए के नई डिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनरिच मनी की सीईओ पोनमुडियार ने कहा कि सुबह बाजार में दबाव था, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी मजबूत रही। ग्लोबल स्तर पर इजरायली बंधकों की रिहाई की खबर ने भी भू राजनीतिक तनाव को कम किया और सेंटिमेंट सुधरा। तकनीकी तौर पर निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 25,150 का स्तर अहम सपोर्ट है, जबकि 25,350 से 25,450 के बीच रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर बंद होता है तो 25,700 से 26,000 तक की रैली संभव है, लेकिन 24,900 के नीचे फिसलने पर मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ सकता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखाता है कि 25,400 से 25,500 स्ट्राइक पर कॉल बिल्डअप बना हुआ है, यानी यही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन है। वहीं 25,000 पर पुट राइटिंग दिखा रही है कि बाजार की बेस इस स्तर पर मजबूत है। बैंक निफ्टी ने आज भी मुख्य इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। ये 56,300 के सपोर्ट से उछलकर 56,771 तक पहुंचा और मामूली बढ़त के साथ 56,621 पर बंद हुआ। 57,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर बैंकिंग इंडेक्स में नई तेजी शुरू हो सकती है, जबकि 56,500 के नीचे फिसलने पर हल्का पुलबैक देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा बताता है कि 57,000 का स्तर फिलहाल बुल्स और बेयर्स के बीच निर्णायक बैटल जोन बन गया है। कुल मिलाकर बाजार इस समय कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ।
आज बियर वालों को बाजार में ट्रैप होते देखा गया। उन्हें उम्मीद थी कि ग्लोबल गिरावट के बाद हमारा मार्केट भी जोर से टूटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह रही डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। ट्रंप ने शुक्रवार को 2 बड़ी बातें कही थी। पहला कि वे चीन पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले हैं, जिससे कुल टैरिफ 130% हो जाएगा। और दूसरा कि उन्हें अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से किसी तरह की बातचीत करने की जरूरत नहीं है। इससे मार्केट घबरा गया था, लेकिन जब चीन ने पलटकर सख्त जवाब दिया कि वे अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं और ज़रूरत पड़ी तो जवाब देंगे, तब ट्रंप का रवैया तुरंत बदल गया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट डालकर लिखा, डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल ऑल बी फाइन, और साथ ही शी जिनपिंग को हाईली रिस्पेक्टेड कहा। यानी शुक्रवार को जो माहौल तनाव का था वो सोमवार तक आते आते नरम पड़ गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब यही ट्रंप का यू टर्न बाजार में रिकवरी की वजह बन गया। ग्लोबल लेवल पर भी इसका असर दिखा। अमेरिकी फ्यूचर्स करीब 1% ऊपर चढ़े, नैस्डैक फ्यूचर में 2% तक की रिकवरी दिखी और यूरोपियन मार्केट जैसे फुटसी, कैक और डैक्स भी हरे निशान में लौट आए। हमारे मार्केट में बड़ी तेजी इसलिए नहीं दिखी क्योंकि शुक्रवार की गिरावट का असर हमारे बाजार ने झेला ही नहीं था। जब दुनिया के बाजार रिकवर कर रहे थे, हम पहले से ही स्टेबल थे। इसी वजह से आज सिर्फ हल्की गिरावट दिखी। अब सबकी नजरें ट्रंप के अगले बयानों पर रहेंगी। उन्होंने जो टैरिफ 1 नवंबर से लागू करने की बात कही थी, वही तारीख एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग की भी है, जो 30-31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक साउथ कोरिया में होगी। संभावना है कि वहीं ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। अगर बातचीत पॉजिटिव रहती है तो आने वाले दिनों में बाजार में और स्थिरता दिखेगी। कुल मिलाकर ट्रंप के एक ट्वीट ने बाजार के मूड को पूरी तरह बदल दिया। आनंद राठी वेल्थ ने सितंबर 2025 के तिमाही के नतीजे जारी किए, जहां कंपनी का मुनाफा 76 करोड़ से बढ़कर 99 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी करीब 30% की बढ़त। इसी तरह कंपनी की कुल आय 242 करोड़ से बढ़कर 297 करोड़ रुपए हो गई, जो साल दर साल 22.7% की ग्रोथ दिखाती है। कंपनी का EBITDA भी मजबूत रहा, 104 करोड़ से बढ़कर 137.5 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 43% से सुधरकर 46.2% पर पहुंच गया। इन अच्छे नतीजों के साथ कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 अक्टूबर तय की गई है। अब बात LG इंडिया की IPO की। कल यानी 14 अक्टूबर को देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO लिस्ट होने जा रहा है। ग्रे मार्केट में इसका 30 से 35% का प्रीमियम चल रहा है, जिसका मतलब है कि लिस्टिंग के दिन शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि लिस्टिंग के बाद LG इंडिया का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी जियो पेमेंट्स बैंक को सरकार के पायलट MMLF प्रोजेक्ट के तहत एक अहम कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी अब गुरुग्राम जयपुर हाईवे के शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लगाएगी। ये सिस्टम टोल प्लाजा पर वाहनों को बिना रुके या धीमा किए टोल भुगतान करने की सुविधा देता है, जिसमें RFID, ANPR और सैटेलाइट सिस्टम जैसी एडवांस्ड तकनीकें इस्तेमाल होंगी। इससे ट्रैफिक फ्लो सुधरेगा और यात्रियों को स्मूथ ट्रैवल का अनुभव मिलेगा। जियो पेमेंट्स बैंक पहले से ही देश के 11 हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित टोल कलेक्शन संभाल रही है। अब नए MMLF प्रोजेक्ट जुड़ने से बैंक का डिजिटल पेमेंट नेटवर्क और मजबूत होगा। कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर टोल मैनेजमेंट को और बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। अब चलते हैं रक्षा सेक्टर की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्द ही एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने जा रही है। कंपनी अक्टूबर में अपने नासिक यूनिट से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A का पहला विमान रोल आउट करने की तैयारी में है, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। HAL ने नासिक में 150 करोड़ रुपए की लागत से एक नई प्रोडक्शन लाइन तैयार की है। इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद LCA मार्क 1A की वार्षिक उत्पादन क्षमता 16 विमानों से बढ़कर 24 विमान हो जाएगी। फिलहाल HAL के पास 2 प्रोडक्शन लाइंस बेंगलोर में हैं, लेकिन नासिक की नई यूनिट जुड़ने से तेजस विमानों की सप्लाई क्षमता और बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय वायुसेना को तय समय पर डिलीवरी मिल सकेगी। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने शेयरों का 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है, यानी 10 रुपये फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बदल जाएगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है। सोमवार को अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई। स्टॉक 10% के अपर सर्किट पर पहुंच गया और 993 रुपये 40 पैसे के नए हाई पर ट्रेड करने लगा। कमजोर बाजार में ये बताता है कि रिटेल और हाई नेटवर्थ वाले निवेशक इसमें दिलचस्पी दिख रहे हैं। तकनीकी चार्ट्स के मुताबिक 950 से 960 रुपए अब इसका सपोर्ट जोन बन गया है और 1000 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट होने पर आगे और तेजी देखने को मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एशियन पेंट्स को बड़ा झटका देते हुए सीसीआई जांच पर रोक लगाने की उसकी याचिका खारिज कर दी है। ये मामला ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें कंपनी पर एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया गया था। अब सीसीआई अपनी जांच जारी रखेगा, जिससे ग्रासिम इंडस्ट्रीज की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ये फैसला एशियन पेंट्स के लिए नेगेटिव माना जा रहा है, क्योंकि जांच आगे बढ़ेगी। एक मिड कैप केमिकल कंपनी स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स ने तिमाही नतीजों से बाजार को चौंका दिया। कंपनी का Q2 में नेट प्रॉफिट 11.4 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 0.85 करोड़ से करीब 13 गुना ज्यादा था। EBDI में भी 720% की जबरदस्त बढ़त हुई और मार्जिन 14.75% तक पहुंच गए। ये सुधार बेहतर लागत प्रबंधन और प्रोडक्ट मिक्स की वजह से आया। रिलेगेयर एंटरप्राइजेज कंपनी अपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी कर रहा है। कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस को अलग लिस्टेड एंटिटी के रूप में डीमर्ज करने की योजना बना रही है। इस डीमर्ज्ड कंपनी का वैल्यूएशन 16,000 से 17,500 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर की मिड कैप कंपनी कृष्णा फॉस्फेम लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में धमाकेदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 167 करोड़ से बढ़कर 332 करोड़ रुपए पहुंच गया और EBDI 81% बढ़कर 732 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन थोड़े घटे, लेकिन बेहतर प्रोडक्शन और मांग ने कुल परफॉर्मेंस को मजबूत रखा। FIIs ने भी कंपनी में 1.37% की हिस्सेदारी खरीदी है, जो विदेशी निवेशकों की नई दिलचस्पी दिखाता है। HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने सितंबर क्वार्टर यानी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और इस बार कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 4,236 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। कंपनी की आय भी बढ़ी है। जून तिमाही के 30,349 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 31,942 करोड़ रुपए हो गई है, यानी लगभग 5.3% की बढ़ोतरी। मार्केट को 31,585 करोड़ की आय की उम्मीद थी, तो ये आंकड़ा उससे भी बेहतर रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT 4,942 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,503 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मार्जिन भी 16.3% से बढ़कर 17.25% तक आ गया, जो बताता है कि कंपनी ने खर्चों पर अच्छी पकड़ रखी है और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार किया है। निवेशकों के लिए कंपनी ने एक और तोहफा दिया है। उसने 12 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका फायदा पाने के लिए रिकॉर्ड डेट 17 अक्टूबर तय की गई है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी HDFC AMC का शेयर सोमवार को करीब 2.5% चढ़कर 5,660 रुपए के आसपास बंद हुए। ये तेजी कंपनी द्वारा बोनस शेयर जारी करने की संभावना की खबर के बाद देखने को मिली। कंपनी ने बताया है कि वो 15 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग करेगी, जिसमें बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसी दिन कंपनी अपने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे भी घोषित करेगी। ये खास इसलिए है क्योंकि कंपनी के लिस्ट होने के बाद यानी 2018 से अब तक उसने कभी बोनस शेयर नहीं दिए हैं। अगर इस बार मंजूरी मिलती है तो ये कंपनी का पहला बोनस इशू होगा। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला और स्टॉक करीब 8% ऊपर बंद हुआ। कंपनी का रिजल्ट मजबूत रहा। मार्जिन 14% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया और प्रॉफिट 54 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ हो गया। इसके साथ कई ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी पर पॉजिटिव कवरेज दिया। मैपमाई इंडिया के शेयर में आज 8% की तेजी आई, क्योंकि IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोगों से इस इंडियन नेविगेशन ऐप को एक्सप्लोर करने की अपील की। सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ऐसे घरेलू टेक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे कंपनी को लंबे समय में फायदा हो सकता है। एक्सारो होल्डिंग्स ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला स्पॉन्ज आयरन प्लांट लगाने जा रही है। खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा और ये पूरी तरह इको फ्रेंडली दिशा में एक बड़ा कदम है। हीरो मोटोकॉर्प ने इटली में अपने 2 नए प्रीमियम 2 व्हीलर मॉडल X पल्स और हंग 440 लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये कदम कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन की दिशा में बड़ा स्टेप है, जिससे विदेशी मार्केटों में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी। BLS इंटरनेशनल का शेयर जो दिन भर में करीब 18% तक टूट गया। शेयर में ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने BLS इंटरनेशनल को अपने टेंडर से 2 साल के लिए बैन कर दिया है। इसका मतलब अब कंपनी अगले 2 साल तक मंत्रालय के किसी भी नए सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएगी। हालांकि मंत्रालय ने साफ किया है कि कंपनी के पुराने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा, यानी जहां जहां कंपनी पहले से काम कर रही है वहां उसका ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेगा। कंपनी पर आरोप ये हैं कि इसके खिलाफ काफ़ी शिकायतें और कुछ कोर्ट केस दर्ज हुए हैं। लोगों ने वीज़ा आवेदन सेवाओं को लेकर खराब सर्विस की शिकायतें की थी और बार बार शिकायतें आने के बाद मंत्रालय ने ये कड़ा कदम उठाया है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ 15 साल का लॉन्ग टर्म गैस सप्लाई एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत कंपनी असम के बोकुलोनी स्थित असम गैस बेस्ड पावर स्टेशन को हर दिन 1.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस सप्लाई करेगी, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। लोधा डेवलपर्स ने बेंगलुरु में 8.37 एकड़ जमीन के लिए चैतन्य बिल्वा में 100% हिस्सेदारी 500 करोड़ रुपए में खरीदी है। ये सौदा कंपनी की साउथ इंडिया रियल एस्टेट में मजबूत एंट्री मानी जा रही है। सोमवार को इसका शेयर हल्की बढ़त के साथ 1157 रुपए पर बंद हुआ। एलटी फूड्स ने यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ग्लोबल ग्रीन यूरोप, ग्रीन हाउस आग्रार और ग्लोबल ग्रीन यूके का अधिग्रहण किया है। लगभग 54 करोड़ रुपए में हुए इस सौदे के साथ कंपनियां प्रोसेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल सेगमेंट में भी उतर गई है, जिससे उसका ग्लोबल बिजनेस और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। लैंडमार्क कार्स ने सितंबर तिमाही में दमदार नतीजे दिए हैं। कंपनी की कुल आय 30% से ज्यादा बढ़कर 1655 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि वाहन बिक्री में 35% की तेजी दर्ज की गई है। ये ग्रोथ कंपनी की नई डीलरशिप्स और बढ़ती डिमांड की वजह से आई है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने बड़ी फंड रेजिंग प्लान की घोषणा की है। बैंक 2000 करोड़ रुपए के बेसल 3 बॉन्ड्स, 3000 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर और 3000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी करके कुल 8000 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार करेगा। ये पूंजी बैंक की विकास योजनाओं को गति देने में मदद करेगी। टाटा स्टील के सुकिंडा क्रोमाइड ब्लॉक मामले की सुनवाई अब 6 नवंबर को होगी। अदालत ने कंपनी को दी गई अंतरिम सुरक्षा को तब तक के लिए बढ़ा दिया है, जिससे कंपनी को फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को इसका शेयर मामूली गिरावट के साथ 173 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ताज़ा आंकड़ों से जुड़ी है। सितंबर महीने का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया है और इसमें बड़ी राहत की बात यह है कि सितंबर का इन्फ्लेशन घटकर 1.54% पर आ गया है। ये 2017 के बाद का निचला स्तर है, यानी पिछले लगभग 8 साल में महंगाई इतनी कम नहीं रही थी। अगर इसे आरबीआई के अनुमान से तुलना करें तो आरबीआई ने Q2 यानी जुलाई से सितंबर तक के लिए 1.8% इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया था, लेकिन हकीकत में औसत डेटा 1.72% आया, यानी आरबीआई के अनुमान से भी कम। ये दिखाता है कि कीमतों में गिरावट उम्मीद से ज्यादा रही। सरकार का फोकस ज्यादातर फूड और एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजों पर रहता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है। इसलिए जब फूड प्राइसेस स्थिर रहती हैं तो कुल मिलाकर महंगाई भी कंट्रोल में दिखती है।